वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो टैक्स इश्यूज़ है पाकिस्तान में वो कौन कौन से जो है ना पाकिस्तान को टैक्स इश्यूज़ का जो है ना वो सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम डिटेल में एक जो है ना वन बाय वन इनके जो रीज़न्स है, क्या क्या इसके पीछे वजूहात है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट क्या जाती है पाकिस्तान में जो टैक्स इशू है उसमें सबसे क्या इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो है लो टैक्स टू जीडीपी रेशो है। ठीक है ना, वो क्या है, टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है, वो लो है। ठीक है ना। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका जो जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी, पहले मैं समझाता हूँ कि जीडीपी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है, मुल्क के अंदर जितनी भी प्रोडक्शंस होती है उनकी फाइनल मार्केट वैल्यू को जब हम ऐड अप करते हैं ना, वो आपकी कंट्री का जीडीपी बन जाता है। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में मुल्क के अंदर जितनी भी इनकम्स है, ठीक है ना, पूरी नेशनल इनकम को क्या होता है, नेशनल इनकम को क्या होता है, यानी पूरी कंट्री की जितनी भी इनकम है उनको जब हम ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या बन जाता है, वो जीडीपी बन जाता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, टैक्स टू जीडीपी रेशो। अब टैक्स टू जीडीपी रेशो, अब ये जो नेशनल इनकम है इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को कितना जो है ना वो क्या होता है, वो शेयर्स जाता है। ये आपको कौन बताता है, ये आपको टैक्स टू जीडीपी रेशो आपको बताता है। यानी कंट्री की ये टोटल नेशनल इनकम है, किसी भी कंट्री की जो टोटल जितनी इनकम है उसमें से टैक्स की मद में गवर्नमेंट को इसकी वजह से गवर्नमेंट को कितना पैसा जो है ना वो जाता है टैक्स की मद में। ठीक है, यानी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक कंट्री की जितनी भी नेशनल इनकम है उसमें से कितना शेयर क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या होता है, वो जाता है टैक्स की मद में। ठीक है ना, तो आपको वो क्या बताता है, वो आपको टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या होता है, वो आपको ये बताता है। ठीक है, अब जो पाकिस्तान में जो टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है, वो क्या है, वो लो है। ठीक है ना, पाकिस्तान टैक्स टू जीडीपी रेशो इज़ लो इन द एशियन कंट्रीज कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज लाइक श्रीलंका। उसमें वहाँ पर क्या टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है, वो 13% है। इंडिया में क्या है, 16% है। इंडोनेशिया में क्या है, 15% है। और मलेशिया में क्या है, 16% है। बट पाकिस्तान हैज़ but Pakistan tax to GDP ratio has remained stagnant at around 10 to 11%। ठीक है ना, पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है मोस्टली क्या है, वो 10 to 11% पे जो क्या किया, वो मोस्टली क्या है, वो यहाँ पर जो ना वो आके जो ना वो रुक गए है। ठीक है ना, उससे इंक्रीज नहीं हो पा रहा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये इनका जो मेजर क्या एक इशू है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। इनके कुछ फैक्टर्स है क्यों ये लो है पाकिस्तान में, हमने ये फैक्टर यहाँ पर लिखने हैं, रीज़न लिखनी है। विच इंक्लूड वीक इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लॉस। आपके जितने भी टैक्स लॉस है उनकी वीक इन्फोर्समेंट की जा, इन्फोर्समेंट जो है ना इनका जो उनको जो इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो बड़ी क्या है, वो वीक है। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका जो है ना टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है, वो कम है। लो कंप्लाइंस बाई टैक्स पेयर जो है वो टैक्स अदा ही नहीं करते, वो क्या है, लो कंप्लाइंस है। वेयर इज कंसेशन एंड एग्जाम्पशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पशन क्या हो जाती है, वो दी जाती है, कॉन्सेशन दी जाती है। ठीक है ना, अब ये देखो आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है ना, ये क्या है आपकी जनाब क्या है, वो टैक्स से क्या है, वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है ना, इसके अलावा क्या होता है मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना वो सेल टैक्स हो गया, चाहे फेडरल एक्साइज जो ना वो एक्ट ड्यूटी हो गया, और कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो ना वो एग्जेम्पशन दी जाती है। ठीक है ना, तो पाकिस्तान में एग्जेम्पशन बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेशन और एग्जेम्पशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ना क्या होता है, वो टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या हो जाता है, वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, वो क्या है, वो लो है। ठीक है ना, एंड हैवीली रिलायंस और ऑन डायरेक्ट टैक्सेस। और आपका जो हैवीली रिलायंस क्या है, वो डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है। ये रीज़न आगे जाके जो ना मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों, इसका इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, तो एक जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इनके ऊपर जो है इनका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है पाकिस्तान का। टैक्स कंसेशन और एग्जाम्पशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप कैपिटल गेन देखो, आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर आपको जो कैपिटल गेन मिलता है वो क्या है, टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम हो एग्जाम्पशन हो, चाहे जो सेल टैक्स हो, फेडरल एक्साइज एक्ट हो, इनकम टैक्स हो, इनकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशन है। ठीक है ना, तो आपका जिसकी वजह से आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो वो लो रहता है। ठीक है ना, और टैक्स की जो टैक्स पेयर हो जाए ना वो उनको पे नहीं करते टैक्सेस को, लो कंप्लायंस है। ठीक है ना, और टैक्स लॉस की इम्प्लीमेंटेशन बड़ी है ना वो क्या है, बड़ा वीक है। इसकी वजह से आपका क्या कुछ ये रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है, वो लो है। ठीक है तो ये सबसे पहला जो है वो क्या है, वो इशू है जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अब देखिए दूसरा जो इशू है वो ये है, कम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है। ठीक है ना, कम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है। ठीक है ना, टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ वेरी कम्प्लेक्स। ठीक है ना,
is very complex. In 2015, with respect of ease of paying taxes, the World Bank Group's ease of doing business survey ranked Pakistan at 171 out of 189 कंट्रीज सर्वेड। ठीक है, यानी ईज ऑफ जो है ना वो पेइंग टैक्सेस के हवाले से पाकिस्तान 189 कंट्रीज में सिर्फ क्या किस नंबर पे था, 171 नंबर पे था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो टैक्स सिस्टम है बड़ा कम्प्लेक्स है, टैक्स की पेमेंट करना वगैरह बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो कि आम आदमी की जो है ना वो समझ से जो है ना वो बाहर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है बड़ा क्या क्या है, वो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इनका मेन एक इशू है। अच्छा आगे देखें, द वर्ल्ड बैंक सर्वे आल्सो डिटरमिन दैट नंबर ऑफ 594 हावर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड ईच ईयर ऑन पेइंग टैक्सेस। इतने क्या होती हैं, नंबर ऑफ आवर क्या होते हैं आपको रिक्वायर्ड होते हैं ईच ईयर अपने टैक्स को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टैक्स की पेमेंट ना सिर्फ कम्प्लेक्स है बल्कि क्या है, एक लेंथी क्या होता है, एक बड़ा प्रोसेस है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, जो सिचुएशन को बड़ा और क्या करता है, टैक्स सिस्टम को और क्या करता है, वो कम्प्लिकेट करता है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है, आपका वेस्ट हो जाता है, आपका टाइम क्या होता है वो वेस्ट हो जाता है। टैक्स सिस्टम इज मेड कम्प्लिकेटेड बाई मल्टी, अच्छा इसके अलावा और क्या होता है, तब टैक्स सिस्टम इज मेड कम्प्लिकेटेड बाई मल्टीपल टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज एट फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स। अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स क्या है, अब आगे देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एडहेयर टू डिफरेंट लॉज एट फेडरल एंड ईच ऑफ 4 प्रोविंसेस एंड फाइलिंग मल्टीपल क्या होता है वो रिटर्न। अब डियर क्या हो जाता है, आपका क्या है जो सेल्स टैक्स है, ठीक है ना, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है। ठीक है ना, अब ये सर क्या क्या है, ये हर प्रोविंस पाकिस्तान के जितने भी 4 प्रोविंसेज है, ठीक है ना, और एक क्या है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है ना, फेडरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यहाँ पर क्या है हर एक क्या होता है। अच्छा, जो सेल टैक्स ऑन सर्विस क्या है, ये आपके प्रोविंसेस चार्ज करते हैं। ठीक है ना, कौन लगाता है, ये प्रोविंसेस लगाते हैं सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। की का अलग रेट है, पंजाब का अलग रेट है, बलूचिस्तान का अलग रेट है, सिंध का अलग रेट है, और जो वफाकी हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट है उनका जो है ना वो जो कंपनीज वहाँ पर जो है ना वो ऑपरेट कर रही है, तो उनको जो सर्विस कोई दे रही है उनका अपना रेट है। ठीक है ना, फेडरल गवर्नमेंट का। तो ये क्या हो जाए डियर, अगर एक कंपनी है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, कोई कंपनी है टेलीकॉम कंपनी ले लो, अगर वो मुख्तलिफ जो है ना पूरे 4 सूबों के अंदर ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा, मुख्तलिफ लॉ के साथ उनको डील करना पड़ेगा। ठीक है ना, और फिर इसको मल्टीपल क्या होता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, के में अलग करना पड़ेगा, यहाँ पर अलग करना पड़ेगा, पंजाब में, बलूचिस्तान, सिंध, और क्या होगा फेडरल लेवल पे क्या होगा, वो अलग अलग क्या होगा, उसने मल्टीपल क्या होता है वो टैक्स रिटर्न क्या होता है वो फाइल करनी होती है। और इसके लिए क्या होता है डियर, एक तो हो गया मल्टीपल टैक्स रिटर्न फाइलिंग, और मुख्तलिफ किस्म क्या होती है, सिर्फ एक कलेक्टिंग एजेंसी भी नहीं है, हर क्या होता है वो अलग अलग कलेक्टिंग एजेंसी है, टैक्स जो कलेक्ट करती है। ठीक है, जो प्रोविंशियल लेवल पे जो है ना वो डिफरेंट कलेक्टिंग टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज है, फेडरल लेवल पे जो है ना वो आपका जो है बिहार टैक्स कलेक्ट करता है। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल क्या होती है वो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज हैं, और क्या होते हैं एक कंपनी को जो है ना क्या होता है वो मल्टीपल क्या हो जाता है अपने जो है ना वो सेल टैक्स रिटर्न्स को क्या होता है उनको फाइल करना पड़ता है। ठीक है डियर सुन, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सिस्टम क्या है, बड़ा कम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, so overall the tax system is complicated, difficult to understand, time consuming, and is tax compliance and tax compliance is less economical। ठीक है ना, आपका जो ना क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि इनका जो खर्चा होता है, ठीक है ना, जब आप टैक्स पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होता है वो लेस इकोनॉमिकल, आपको बहुत ज़्यादा पैसे क्या हो जाते हैं वो खर्च हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इसका मतलब ये है टैक्स कंप्लायंस इज़ लेस इकोनॉमिकल। ठीक है ना, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी, इसकी वजह से क्या हो जाता है ये मुख्तलिफ किस्म की कम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी ज़ाया होता है, आपका मनी भी ज़ाया हो जाता है, और क्या हो जाता है जो वहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशन वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको मल्टीपल टैक्स रिटर्न जमा करवाने पड़ते हैं, मल्टीपल क्या हो जाता है जो टैक्स कलेक्टिंग जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ आपको जो है ना वो डील करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है क्या है कम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम, बजाय कोई एक सिस्टम होता। ठीक है ना, बजाय कि मुख्तलिफ जो है ना क्या होती हैं मुख्तलिफ अपना सेल टैक्स फाइल रिटर्न करने की बजाय कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता, सिंगल कोई नेशनल टैक्स पोर्टल होता, एक जगह से जना क्या होता है वो टैक्स जमा कराया जाए तो ज़्यादा ईजी ना होता, बजाय कि आप हर सूबे में अलग अलग क्या करें अपना टैक्स जो है ना रिटर्न फाइल करें सेल टैक्स का। ठीक है, तो ये क्या होता है एक कम्प्लिकेटेड क्या है एक सिस्टम है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कम्प्लेक्स सिस्टम है। फिर क्या है लैक ऑफ गुड ह्यूमन कैपिटल इन द एफबीआर, ये क्या होता है एम्प्लॉइज वर्किंग इन द एफबीआर आर नॉट वेल ट्रेंड, दे आर नॉट इक्विप्ड
दे आर नॉट इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी जो क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है वो बिल्कुल क्या है, वो इक्विप नहीं है ना, वो क्या है, वो वेल ट्रेंड है। ठीक है डियर, तो ये क्या होता है, इनका क्या होता है, एक जो है ना वो इनका जो है ना जो इनके पास जो वर्क फोर्स है उनका क्या होता है, वो क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है ना, कम वो नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है ना, उनके पास जो है ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो उसको जो है ना वो यूज़ करे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये इनका जो है IBR की ये बात की जा रही है स्पेसिफिकली कि यहाँ पर क्या है, वो एक इशू की वजह से टैक्स कलेक्शन जो है ना वो सही नहीं हो पा रही। ठीक है, इसके एक और रीज़न भी है, मोस्टली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ इसको कहते हैं पास्ट, ठीक है, जिसको जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ठीक है ना, जो CSS करके जाते हैं ना, तो वो इसका टॉप ग्रुप है, ये इसका टॉप ग्रुप है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह जो लग जाते हैं। ठीक है, आप सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान रन दी FBR, वो क्या करता है बेसिकली, जो आपका जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो ऑफिसर होता है ग्रेड 21 का, वो क्या करता है DSO ने, वो FBR को क्या करता है, वो मेनली क्या होता है, वो वहाँ पर रन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मेनली क्या होता है, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बंदे को लाते हैं और FBR में क्या होता है, उनको वहाँ पर तैनात कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है, दीज आर सिविल सर्वेंट्स एंड नॉट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस। अब ये जो बंदे हैं यार, ये टैक्स से रिलेटेड एक्सपर्ट नहीं बंदे होते हैं। ठीक है, जिसको आप लाते हैं उनको यहाँ पर ला के जो है FBR के उनके हवाले करते हैं और फिर वो जो है वो चलाते हैं। ठीक है, तो इसको FBR को चलाने के लिए, क्योंकि ये टैक्स एक जो है वो स्पेसिफाइड फील्ड है, स्पेसिफिक फील्ड है, यहाँ पर आपको एक्सपर्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि FBR में क्या हो जाता है, मोस्टली क्या हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको लाते हैं और वो क्या करते हैं, वो FBR को जो है वो चलाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर एक्सपर्ट्स नहीं होते। तो ये FBR से रिलेटेड क्या एक इशू है, जिसकी वजह से आपका कंट्री का जो टैक्स जो है कलेक्शन है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, क्योंकि आपने वहाँ पर एक्सपर्ट नहीं बिठाए हुए हैं। ठीक है, लोग नहीं हैं जो कि जो जो इनको जो है ना वो इनको डील कर सके टैक्स रिलेटेड मामलात को। फिर क्या, पुअर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, अनदर प्रॉब्लम इज पुअर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स सिस्टम। क्या, पीपल वाइल फाइलिंग देयर रिटर्न्स प्रोवाइड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड डेटा, and since our tax system uses orthodox and primitive, ठीक है ना, orthodox पुराने and primitive procedure to analyze the data, it make it very complex to highlight the tax offender। ठीक है ना, अब इसमें क्या हो जाता है, जो भी आपको जो टैक्स जो पेयर होता है, आपको डेटा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, उनके लिए आपके पास क्या होती है स्टूडेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के ओल्ड प्रोसीजर जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं ताकि टैक्स ऑफेंडर को जो है ना वो पकड़ा जा सके। ठीक है, तो ये डेट्स क्या हो जाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है वो यहाँ पर यूज़ नहीं की जाती है, ताकि टैक्स पेयर जो है ना जो भी डेटा आपको प्रोवाइड करे आप उनको जो है ना सही ऑडिट करें। ठीक है ना, और फिर उनको सही आइडेंटिफाई करें, अगर कोई टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स इवेट कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा सके। लेकिन यहाँ पर FBR में क्या है, यहाँ पर क्या है, वो एक ऑर्थोडॉक्स मेथड्स क्या होते हैं, पुराने क्या हो जाते हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जा रहा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्स इवेजन होती हैं और टैक्स कलेक्शन करने में क्या हो जाती है, आपकी जो है ना वो प्रॉब्लम रहती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये एक इशू है। एक क्या है, रोल ऑफ लॉबीज़। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर क्या है, रोल ऑफ लॉबीज़। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लॉबीज़ इन पाकिस्तान विच इन्फ्लुएंस पॉलिसी फार्मूलेशन इंक्लूडिंग द टैक्स रिफॉर्म। ठीक है ना, वो जो लॉबी है पाकिस्तान में वो क्या करता है, पॉलिसी फार्मूलेशन को क्या करता है, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। ठीक है, जो आपकी पॉलिसी फार्मूलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें से क्या है, एक टैक्स रिफॉर्म्स भी है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, अपने ज़ाती मफाद होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो टैक्स रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, वो उनको हार्डर क्या होता है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट करती हैं। सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लॉबीज और एग्रीकल्चरिस्ट, वो क्या होते हैं, दीज आर द लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स होते हैं, सिटिंग इन द पार्लियामेंट होती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म जो सॉरी टैक्स रिफॉर्म जो भी लाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, उनको ब्लॉक किया जाता है। ठीक है ना, उनको इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करवाई जाती, क्योंकि ये खुद क्या होते हैं, पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, तो ये खुद कानून साथ होते हैं। फिर बिजनेस जो है वो लॉबीज होती है, एसोसिएशन ऑफ होल सेल एंड रिटेल ट्रेडर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये क्या हो जाते होते हैं, बिजनेस लॉबीज होती हैं, जो कि आपका क्या होता है, अगर कोई सिस्टम जो है ना वो कोई अच्छा सिस्टम जो है ना वो लाता है, कोई FBR लॉन्च करता है। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, बड़ी सख्त क्या होते हैं, वो रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं वो फेस करते हैं। ठीक है ना, और जो भी टैक्स रिफॉर्म अगर लाई जाती है टैक्स कलेक्शन में बेहतरी लाने के लिए, तो ये क्या करता है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन बना क्या करता है वो करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक लॉबी है, इन्फ्लुएंशियल लॉबी है, बिजनेस कम्युनिटी आपकी। फिर बैंकिंग सेक्टर है और फिर स्टॉक मार्केट है। ठीक है ना, तो ये मेन क्या होती है आपकी, जो मेन क्या है,
ये लॉबीज़ है जो कि आपको जो ना टैक्स रिफॉर्म्स क्या हो जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या होता है, वो हर्डल क्या होते हैं वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी देखो आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होता है वो भी क्या होता है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ये भी टैक्स से बाहर है। ठीक है ना, तो इनका मेन काम क्या है, जो स्टॉक मार्केट में जो बंदे हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो रजिस्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह बैंकिंग सेक्टर में है वो क्या करता है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा खासा क्या होता है वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है ना, अब 2002 में क्या था, डेट 2002 तो तक क्या था, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर 50% क्या था, उनके ऊपर क्या था, वो उनके ऊपर टैक्स था। ठीक है ना, इनकी प्रॉफिट के ऊपर क्या था, वो 50% उनको टैक्स पे करना पड़ता था। अब डेट ये कहीं पे जो ना वो रिड्यूस होकर क्या किया, वो 35% पे चला गया। ठीक है ना, ये रिड्यूस होकर अब क्या होता है, सिर्फ 35% लगे। हालांकि इनकी प्रॉफिट तो ज़्यादा है, लेकिन इनके ऊपर जो टैक्स है ये अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर, लेकिन इनकी प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट के जो ना वो टैक्स रेट इंक्रीज़ होने के बजाय वो क्या हो गया, वो डिक्रीज़ हो गया, 35% पे आ गया, जो पहले 2002 में कहीं भी 50% पे हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके पीछे क्या एक लॉबीज़ है, जो भी टैक्स रिफॉर्म लाई जाती हैं वो मेन हिंड्रेंस क्या होते हैं वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अपने ज़ाती मफाद है, जिसकी वजह से आपके जो टैक्स रिफॉर्म्स है, टैक्स रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको क्या करते हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आगे क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम these lobbies tax policies that lead to increase in tax collection could not be implemented। ठीक है ना, अपडेशन क्या आ जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, पाकिस्तान में आपको पता है इन अदर प्रॉब्लम इन टैक्सेशन पाकिस्तान इज द ओवर रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर क्या डेशन इन टैक्स ईयर 2016 में मैंने कुछ स्टेट्स मैंने उठाया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वर 62% ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। वो क्या था, आपकी इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, फेडरल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू में वो 62% था, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, सच हैवी रिलायंस प्रोमोट्स रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इट प्रोमोट्स injustice एंड फेयरनेस एज टैक्स इज imposed यूनिफॉर्मली रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम लेवल। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, जो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना वो क्या हो जाते हैं, वो एक रिग्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, यानी क्या है, अमीर और गरीब क्या हो जाती है, अमीर और गरीब क्या हो जाती है, वो सेम टैक्स रेट क्या करता है, वो पे करता है। ठीक है ना, यानी ठीक है, तो ये क्या इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है, एक रिग्रेसिव क्या होता है, ये सुनिए एक इन नेचर है। क्योंकि क्या हो जाता है, आपका जो टैक्स रेट है वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, वो अप्लाई होता है रिगार्डिंग जो ना रिगार्डलेस ऑफ द इनकम, चाहे क्या वो इनकम कम हो या ज़्यादा हो। ठीक है ना, लेकिन आपका जो टैक्स रेट है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, सेम क्या हो जाता है, वो अप्लाई होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करो, आप जो ना वो सेल टैक्स को ले लो। सेल टैक्स कितना है, 17%। आप जो भी ले लो, आप अमीर कोई चीज़ ले ले, गरीब कोई चीज़ ले ले, उनको जो ना 17% जो ना उनको देना पड़ता है। ठीक है ना, पाकिस्तान में जो सेल टैक्स रेट है 17%। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहा था, आपका जो टैक्स रेट है दोनों अमीर और गरीब के ऊपर सेम लगता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसलिए कहा जाता है कि क्या है, एक रिग्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, ठीक है, तो रिग्रेसिव में क्या हो जाता है कि हर एक इनकम को, हर एक बंदे को यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, एक तरह से क्या हो रहा है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम लेवल, चाहे इनका जो इनकम लेवल जो भी हो जाना वो, लेकिन टैक्स रेट क्या सेम लगाया जाता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि क्या है, एक रिग्रेसिव इन नेचर है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल टैक्स को ले लेके क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। It promote injustice and unfairness as the tax is imposed uniformly regardless of their income level, thus unfairly burden those who are least able to pay taxes। ठीक है ना, तो वो जो को जिनके ऊपर जनो क्या हो रहा है, वो अच्छी इनकम नहीं है, लो इनकम ग्रुप के है, तो वो क्या हो रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन क्या होता है, वो पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड देयर परचेजिंग पावर डिक्रीजेज। उनकी जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कैसे क्या होता है, आप जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से डियर क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है, इजाफा होता है। क्यों, जब आप जो है क्या करते हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या, आपने सेल टैक्स को क्या किया, इंक्रीज़ किया। ठीक है ना, तो आपकी क्या हो जाती है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या हो जाती है, वो ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस है, वो क्या हो जाता है, वो शूट अप कर जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है जब सेल टैक्स उनको ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, जब किसी चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज होती है तो आपको मुझे पता है कि आपकी परचेजिंग पावर क्या है, क़ुव्वत ख़रीद क्या है। जब कोई महंगाई आती है, आप सिंपल ये समझिए, जब इन्फ्लेशन आ जाती है, प्राइसेस शूट अप कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है, महंगाई आ जाती है, तो आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है, जिसको हम कहेंगे परचेजिंग पावर है, वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, ख़रीदने की क़ुव्वत। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाती है। ठीक है ना, चीज़ों की प्राइस में इजाफा हो जाता है। ठीक है,
मिसाल के तौर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक चीज़ थी, इसकी कीमत क्या थी, 50 रुपये थी। एक चीज़, एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मिसाल ए प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और आपकी जेब में क्या है, वो 100 रुपीज़ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस प्रोडक्ट से आप इस पैसों से कितने वो आप उनकी एक आइटम की कीमत 50 रुपये। अब मुझे बताएं कि आप इसे कितने ख़रीद सकते हैं। आप इसे दो क्या करते हैं, ए आइटम आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। 50, एक आइटम की कीमत 50 रुपये है, आपकी जेब में 100 रुपये है, ठीक है। तो अब इसे आप कितने ख़रीद सकते हैं, 100 रुपये से दो आइटम ख़रीद सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसकी कीमत क्या हो जाए, 100 हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, इस आइटम की जो प्रोडक्ट ए है इसकी कीमत 50 से इंक्रीज़ होके 100 पे चली जाए और आपकी भी जेब में क्या हो, 100 रुपया हो, तो मुझे बताया पहले आप दो ख़रीद सकते थे 100 रुपया से, जब उसकी कीमत 50 थी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जनाब सिर्फ एक क्या होते हैं वो ख़रीद सकते हैं। यानी क्या होगा, जब उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती है तो आपकी क़ुव्वत ख़रीद क्या है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसी पैसों से आप सिर्फ एक प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। पहले क्या थे, वो दो प्रोडक्ट ख़रीद सकते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है, आपकी क़ुव्वत ख़रीद डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, दिस हिट ऑफ परचेजिंग पावर डेम्पन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रोडक्शन। ज़ाहिर है जब आपकी जना क्या होता है कि जब क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, ओवरऑल इकॉनमी की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो अब क्या हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं, चीज़ों की कम डिमांड करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड क्या करते हैं, वो कम करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसे नहीं है, ठीक है। उनकी क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल कम हो गई है इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से। प्राइस किसकी वजह से इंक्रीज़ होती है, जब आपका जना वो इनडायरेक्ट टैक्स से लगते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट की प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में आपकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो जब आपका जो ना वो क्या हो जाती है, चीज़ों की डिमांड्स और क्या होता है, सर्विस की डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, तो आपकी वजह से क्या हो जाती है, बिज़नेस में जो प्रोडक्शन होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। बिज़नेस की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो। क्यों डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि चीज़ों की डिमांड ही नहीं होती। और डिमांड क्यों नहीं होती, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाती है। लोगों की परचेजिंग पावर क्यों डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में लग जाती है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है, उनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन, चीज़ें महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब रीज़न क्या होता है, दिस डिक्रीज, जब आपका प्रोडक्शन बिजनेस का डिक्रीज हुआ, दिस डिक्रीज इन प्रोडक्शन मीन्स दैट गवर्नमेंट विल मिस आउट ऑन कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस। ज़ाहिर है जब कंपनी क्या होती है, प्रोडक्शन कम करती है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताऊं कि जब कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करती है तो क्या करती है, वो ज़्यादा अर्न करती है, तो उसके ऊपर नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या होता है, वो टैक्स नहीं देता, वो डायरेक्ट टैक्स देता है। कौन सा टैक्स देता है, कॉर्पोरेट टैक्स। क्या होता है, कंपनी अपनी प्रॉफिट के ऊपर देता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा है, वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर लगता है, इसलिए इसी को डायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है, ठीक है। अब कंपनी को इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, दिस डिक्रीज इन प्रोडक्शन मीन्स दैट गवर्नमेंट विल मिस आउट ऑन कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है ना। क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन कम होगा, कंपनी की प्रॉफिट का क्या होगी, वो कम होगी, तो उनको क्या होगा, क्या होगा, वो टैक्स क्या होगा, वो गवर्नमेंट के पास क्या होगा, वो जाएगा। क्योंकि कंपनी क्या होती है, वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रही, वो प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, ठीक है ना। तो क्या होगा, गवर्नमेंट को टैक्स की मद में कम पैसे क्या होंगे, वो रिसीव होंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि पाकिस्तान में जो मेन रचना क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर रिलायंस है, ठीक है ना। अब डिसीजन क्या होता है, बजाय कि आपका डायरेक्ट होना तो चाहिए था कि आप डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर रिलाई करें, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस मिसाल के तौर पर आपकी जो इनकम टैक्स है, ठीक है ना, अगर डायरेक्ट टैक्सेस को आप क्या करें, थोड़ा भी क्या करें, वो इंक्रीज़ करें, तो आप ह्यूज अमाउंट का क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाते हैं, पाकिस्तान में जो मैंने बताया कि 62% है, वो इसमें से ज़्यादा लोग इफेक्ट होते हैं, लेकिन टैक्स इतना कलेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, इसमें इलास्टिक होते हैं, ठीक है ना, इलास्टिक होते हैं कि आप थोड़ा सा क्या करो, टैक्स रेट को इंक्रीज करो, आप ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या होता है, गवर्नमेंट के पास टैक्स की मद में रेवेन्यू क्या होता है, वो आ जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, वो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, वो रिलाई नहीं, सिर्फ 38% क्या है, वो डायरेक्ट टैक्सेस है, बाकी क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। तो ये इनका क्या है, वो ज़्यादा क्या है, वो इशू है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है वो क्या होता है, वो मीट नहीं कर पाती पाकिस्तान, और वो कम ही रहती है, ठीक है डियर। तो आपने FBR को भी सुना हो कि हमेशा वो क्या होता है, टारगेट से बिहाइंड रहती है, ठीक है ना, FBR टैक्स कलेक्शन टारगेट से। टैक्स इवेजन, फिर नेक्स्ट रीज़न आ जाता है कि टैक्स इशूज़ क्या होता है, एक और दूसरी और इशू है, वो क्या है, टैक्स इवेजन है। अच्छा डियर, टैक्स इवेजन को मैं पहले क्या करता हूँ, ये मैंने डिफाइन, आप उसको यहाँ पर पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसको आप लिख लें।
इज़ द इलीगल प्रैक्टिस ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस बाय नॉट रिपोर्टिंग, या तो आप रिपोर्ट ही नहीं करते, या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एक्सपेंसेस या रेवेन्यू, या आप अपने एक्सपेंसेस को मिस रिपोर्ट करते हैं, ज़्यादा शो करते हैं एक्सपेंस को। जब ज़्यादा शो करते हैं तो इसका मतलब क्या, आपका इनकम क्या होगा, फिर आप एक्सपेंस जब ज़्यादा शो करेंगे तो आपका इनकम क्या होगा, कम शो होगा। तो आपका जब इनकम कम शो होगा तो आपका प्रॉफिट भी क्या क्या आपका जो सॉरी टैक्स क्या होगा वो भी क्या जाना आपको कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। या तो इनकम कम शो करते हैं, या अपना क्या करते हैं सेल्स क्या करते हैं वो कम शो करते हैं, या अपने एक्सपेंसेस जो क्या क्या है वो ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंसेस क्या है वो ज़्यादा शो करते हैं, क्योंकि आप जब एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका इनकम क्या हो जाता है वो डिक्रीज़ होता है। जब आपका इनकम डिक्रीज़ होता है तो आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये क्या है, आप जो ना या तो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, या अगर रिपोर्ट भी करते हैं तो आप मिस रिपोर्टिंग करती हैं, चाहे इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, या सेल्स हो, ठीक है ना। रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप जनरेट करती हैं उनसे क्या करते हैं, आप इनकम जनरेट करते हैं, कोई सेल जनरेट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो क्या करते हैं, आप उनको मिस रिपोर्ट करते हैं, बिल्कुल रिपोर्टिंग ही नहीं करते। और ये क्या है, इसको हम टैक्स इवेजन कहा जाता है, इसका क्या है डिफिनेशन है, ठीक है ना। और ये क्या है, इलीगल प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये आप इसको पहले आप लिख लें, ठीक है ना, यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, पीपल इन पाकिस्तान एवेड टैक्सेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स स्टेट। उनका जन स्टेट के ऊपर क्या होता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या है वो ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप गवर्नमेंट लिख लें, ठीक है ना, गवर्नमेंट के ऊपर उनका ट्रस्ट ही नहीं है। पीपल डू नॉट सी देयर एफर्ट बीइंग पेड बैक। वो कह रहे हैं देखो, वो लोग समझते हैं कि हम जो ना वो गवर्नमेंट तो हमसे टैक्सेस ले रही है, लेकिन हमें टैक्स के बदले में हमें क्या दे रही है, ठीक है ना। हमारे पास जो ना वो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, तो हम क्यों टैक्स जो ना वो दे दे, ठीक है। डियर पाकिस्तान में ये मेन इशू है कि लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर जो ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, दिमाग नहीं है। There is a lack of transparency and accountability in the system that makes public question whether their money is actually being spent for their benefits or is going into someone else vested interest, या किसी और की जेब में जाता है, या किसी और के ज़ाती मफाद के लिए क्या होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, बड़े सस्पिशियस है क्या क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स दे दें तो क्या वो टैक्स क्या होगा, वो कहाँ पर चला जाता है, ठीक है ना। वो क्या लोग कहते हैं कि करप्शन की नज़र हो जाते हैं, वहाँ वापस जो है वो स्पेंड ही नहीं होते, ठीक है। तो ये एक लोगों का क्या होता है, एक माइंड क्या होता है वो बना हुआ है कि गवर्नमेंट के ऊपर वो रिलाई नहीं करते, ठीक है ना। अब एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहाँ पर क्या है, लोग क्या करते हैं, वहाँ पर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, टैक्स है, वहाँ पर लोग टैक्स देते हैं, ठीक है ना। क्यों टैक्स देते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि हमें क्या होगा आखिर में, गवर्नमेंट क्या करे, हमें फ्री एजुकेशन देगा, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ देगा, हमें कुछ जो है ना वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह फैसिलिटी सब अच्छा देगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, वहाँ पर जो बाकी कंट्रीज़ है, जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पर लोगों का हुकूमत के ऊपर क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो टैक्स कंप्लायंस क्या है वो ज़्यादा है, ठीक है, वो इवेड नहीं करते लोग। लेकिन पाकिस्तान में लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, टैक्स इवेजन भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये आगे हम लिखते हैं कि ऑन टॉप ऑफ दैट मजीद ये कि इकनॉमिक सेक्टर ऑफ द इकानमी आर आल्सो इन्वॉल्व इन टैक्सेशन, यानी आपकी जो बिज़नेस है, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाता है आपका टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व, ना सिर्फ अवाम इन्वॉल्व है बल्कि जो बिज़नेस कंडक्ट किए जाते हैं वहाँ पर भी क्या हो जाती है, टैक्स इवेजन की जाती है, ठीक है। देखो, पाकिस्तान इज़ एस्टिमेटेड टू लूज एनुअली 30 बिलियन रुपीज़ ऑन टैक्स इवेजन इन 5, ठीक है ना, इन फाइव इकोनॉमिक सेक्टर अकॉर्डिंग टू फ्रेंच बेस्ड मार्केट रिसर्च फर्म इप्सो। इसकी रिपोर्ट मैंने हवाला दिया कि इसके मुताबिक पाकिस्तान के 30 बिलियन क्या हो जाते हैं रुपीज़, वो एनुअली क्या हो जाते हैं, वो ज़ाया हो जाता है, वो टैक्स इवेजन की नज़र हो जाते हैं, ठीक है ना। मेन जो 5 इकोनॉमिक सेक्टर है, ठीक है डियर। तो आपका पता चलता है कि बिज़नेस सेक्टर में क्या हो जाती है, वो वहाँ पर भी टैक्स इवेजन की जाती है, ठीक है डियर। वो भी किसी से पीछे नहीं है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया। अब ये देखो, इन पाकिस्तान टैक्स इवेजन हैज़ 3 मैनिफेस्टेशन, 3 तरह से क्या हो जाता है वो टैक्स इवेजन की जाती है। पहले क्या है, फर्स्ट इस टैक्स कंप्लायंस है, ये देखो टैक्स कंप्लायंस, फाइलिंग कंप्लायंस, फाइलिंग, ठीक है, जो टैक्स को फाइल करना, फाइलिंग कंप्लायंस। फाइलिंग कंप्लायंस मीन्स वन इज़ लीगली ऑब्लिगेटेड टू फाइल अ टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या है, आप फाइलिंग कंप्लायंस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, अ मेजर पोर्शन ऑफ टैक्स इवेजन इज कवर्ड बाई इन पाकिस्तान की बात की जा रही है, इज कवर्ड बाई फेलियर टू फाइल, इज़ कवर्ड बाय फेलियर टू फाइल, ठीक है ना। पाकिस्तान में जो मेन टैक्स इविजन होती है उसमें से एक रीज़न क्या है कि यहाँ पर फाइलिंग कंप्लाइंस नहीं होती, यानी क्या कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स रिटर्न क्या करते हैं, वो जमा नहीं करवाते, ठीक है डियर स्टूडेंट। एज ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ
इकॉनमी एज द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इकॉनमी रिमेन्स अनडॉक्यूमेंटेड, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, मेन क्या हो जाता है, आपका जो मेन इकॉनमी है वो क्या है, वो अनटैक्स रहता है। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो फाइलिंग कंप्लाइंस क्या होते हैं यहाँ पर क्या है, वो कम है। लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो टैक्स इवेजन करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेजर इकॉनमी, आपका जो इकॉनमी का मेजर जो सेक्टर है वो क्या है, वो अनडॉक्यूमेंटेड है। मतलब क्या है, वो टैक्स पेमेंट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये क्या है, टैक्स इवेजन क्या है, वो फाइलिंग कंप्लाइंस नहीं की जा रही। ठीक है जी, सुन पहले तो ये है। फिर सेकंड क्या है, इज़ रिपोर्टिंग कंप्लाइंस। ये क्या है, फाइलिंग और रिटर्न, टैक्स रिटर्न। आप टैक्स रिटर्न तो फाइल तो करते हैं, बट अंडर रिपोर्टिंग बाय इंटेंशनली सुप्रेसिंग वंस एक्चुअल प्रॉफिट, एसेट्स आर सेल्स। आप टैक्स रिटर्न तो फाइल करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आप अंडर रिपोर्टिंग करती हैं। ठीक है ना, अगर आपका जानो क्या होता है, अगर आपका टैक्स बन रहा था, ठीक है, आपका सेल बन रहा था 1 लाख मिसाल रुपीज़, तो आप क्या करते हैं, 1 लाख की बजाय आप 80,000 शो करते हैं, आप जाना 70,000 शो करते हैं। ठीक है, आप प्रॉफिट जाना वो 1 लाख रुपया बन रहा था, आप जाना 70,000 शो करते हैं, 60,000 शो करते हैं। ठीक है, अंडर रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है डेस्ट, आपका जो क्या होता है, वो रिपोर्टिंग कंप्लायंस है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, टैक्स इवेजन होती है। ठीक है, थर्ड इज़ पेमेंट कंप्लायंस। ठीक है, अब ये डेस्ट क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, वेयर वन कंप्लाइज विथ फाइलिंग एंड रिपोर्टिंग, वो रिपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, ठीक तरह से, और फाइल भी कर लेते हैं। ठीक है ना, रिपोर्ट भी कर लेते हैं, फाइल भी, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर लेते हैं, बट डज नॉट पे देयर एक्चुअल लायबिलिटी। लेकिन अगर उनकी जिम्मे जो खर्चे हैं, सॉरी, इनकी जिम्मे जो लाइबिलिटीज़ है टैक्स की मद में, टैक्स लाइबिलिटीज हम कहते हैं इसको टेक्निकली, टैक्स लाइबिलिटीज, वो क्या करते हैं, वो पे ऑफ नहीं करते। ठीक है, इसको कहते हैं पेमेंट क्या होता है, वो कंप्लाइंस का इशू है। लोग टैक्स रिटर्न भी फाइल कर लेते हैं, ठीक है ना, रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, वो अपना क्या करते हैं, वो जब वो अपना जो उनका जो ना वो पेमेंट करने का टाइम आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो टैक्स पे ही नहीं करते। ठीक है ना, वो टैक्स लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करते। ठीक है, तो इस तीन तरीके से क्या हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, पाकिस्तान में वो टैक्स इवेजन होती है। ठीक है ना, लेक ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न, ठीक है ना, या इसको फाइलिंग कंप्लाइंस कहते हैं, वहाँ पर नहीं है। रिपोर्टिंग कंप्लाइंस नहीं है, और ना क्या है, पेमेंट कंप्लाइंस यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से टैक्स इवेजन क्या हो जाती है, वो होती है। ठीक है रिएक्शन। अब रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट आ जाता है नैरो टैक्स बेस। अब रजिस्ट्रेशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि लोग क्या है, टैक्स नेट के अंदर क्या है, वो कम है। ठीक है ना, टैक्स नेट के अंदर क्या है, वो लोग क्या है, बड़े कम है। ठीक है रजिस्ट्रेशन, जितने लोगों को पे करना था टैक्स, वो क्या है, वो इतना नहीं कर रहे, इतने लोग वो टैक्स पे नहीं कर रहे। ठीक है, उनका जो टैक्स नेट है वो क्या है, वो बड़ा लिमिटेड है। ठीक है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर क्या है, नैरो टैक्स बेस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर इशूज। एज ए रिजल्ट ऑफ नैरो टैक्स बेस, as a result of narrow tax base, government has not been able to collect revenue in order to finance its expenditure। आपका जो टैक्स बेस है वो क्या बड़ा कम है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गवर्नमेंट इनफ पैसे क्या हो जाते हैं, वो कलेक्ट नहीं कर पाती, ताकि जो भी है वो एक्सपेंडिचर है उनको फाइनेंस किया जा सके। क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या है, मेजर सोर्स क्या है, वो एक टैक्स होता है, जिसके थ्रू अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को स्पेशली क्या हो जाता है, पाकिस्तान में मुश्किलात जो है ना वो फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि क्या हो जाता है, वहाँ पर नेक्स्ट जो क्या है, टैक्स बेस क्या है, वो बड़ा नैरो है, जिसकी वजह से इनफ क्या होती है, लोग टैक्स नेट से बाहर है। ठीक है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या होती है, इनफ रेवेन्यू क्या होता है, वो कलेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, ये देखो, आफ्टर 70 ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस द कंट्री हैज़ लेस देन 2 मिलियन इनकम टैक्स फायर, वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। ये क्या है, दुनिया में सबसे कम है। ठीक है, ये यानी क्या है, 220 जो है ना क्या है, वो मिलियन पॉपुलेशन है, मोर देन 220 मिलियन पॉपुलेशन है। लेकिन इसमें से क्या करते हैं, लेस देन 2 मिलियन क्या है, वो आपका क्या है, इनकम टैक्स फाइलर है। तो आप इसे खुद लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका जो टैक्स बेस है वो कितना नैरो है, कितने लोग क्या है, वो टैक्स नेट से बाहर है। वन ऑफ द मेजर reasons behind narrow tax base in Pakistan is due to the fact that few sectors are underrated and their contribution in tax is not equitable with reference to their contribution in GDP। अब रीजन क्या है, कुछ सेक्टर क्या है, इनका GDP में बड़ा ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर टैक्स के हवाले से देखें तो वो क्या है, वो बड़ा अंडररेटेड है। ठीक है ना, बड़ा क्या है, वो कम टैक्स क्या होता है, वो दे रहे होते हैं। वो स्पेसिफिक सेक्टर है। पाकिस्तान की इकानमी कौन सेक्टर है, एक है एग्रीकल्चर सेक्टर है, मेजर 3 सेक्टर है, में एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विसेज सेक्टर है। ठीक है एडिशन, तो ये क्या एडिशन क्या होता है,
तो इनमें से क्या हो जाती है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी के हवाले से जो है वो नहीं है टैक्स में। अभी देखो मैंने एग्जांपल दिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज़ 22.5% की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। वाइल इज शेयर इन टैक्स रेवेन्यू इज़ ओनली 1.2%। लेकिन जब टैक्स की बात आती है तो वो क्या है, सिर्फ क्या उनका जो टोटल टैक्स में क्या है 1.2% क्या है इनका शेयर है, ठीक है। तो क्योंकि जो कि बहुत जो डेसिमल क्या है वो कम है, ठीक है। तो इसलिए क्या कि डेसिमल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, दैट फ्यू सेक्टर आर अंडर रेटेड and their contribution in tax is not equitable with reference to their contribution in GDP। या जितना वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतना ही क्या होता है उनका जो है वो टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इनका एक मेजर इशू है। वाइल सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज 54%, ठीक है, बट क्या बोले करो, बट इट्स टैक्स कंट्रीब्यूशन इज़ ओनली 28% है, ठीक है ना। ये भी क्या है वो कम, वो भी क्या है वो कम है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखो जितना भी आपके जो सर्विस सेक्टर है जिसको हम कहते हैं सेक्टोरल इम्बैलेंस कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है टैक्स के हवाले से टैक्स सेक्टोरल इम्बैलेंस कहा जाता है, ठीक है ना। ये वर्ड आपने कहीं पे सुना होगा, टैक्स सेक्टोरल इम्बैलेंस है कि आपके जो बिजनेस के जो मेन सेक्टर्स है, ठीक है ना, इकोनॉमी के जो मेन सेक्टर है वो जितने जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं उसके हवाले से वो क्या करते हैं वो टैक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, उनका टैक्स के हवाले से कंट्रीब्यूशन बड़ी कम है, एक कम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बड़ा क्या है, ठीक है डियर सुन। अच्छा, अदर रीज़न ऑफ नैरो टैक्स बेस इन पाकिस्तान आर लो नेशनल टैक्स कंप्लाइंस, लोग कंप्लाइंस ही नहीं करते, ठीक है ना। लो टैक्स कंप्लाइंस है, वीक कंप्लाइंस ऑफ टैक्स लॉस की जो ना वो वीक इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इवेजन एंड लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पशन गिवन इन टैक्स इन सेल टैक्स एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी, तो बहुत सारी किस्म की एग्जाम्पशन दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो टैक्स बेस है वो क्या है बड़ा नैरो है, ठीक है ये सुन। तो ये क्या है इसका रीजन क्या है वो एक मेजर इशू है, ठीक है ये सुन। अब हम जाते हैं स्लैकनिंग वीक एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, स्लैकनिंग या वीक एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोविंसेस। अब देश क्या हो जाती है, प्रोविंसेस आर डिपेंडेंट ऑन फेडरल ट्रांसफर एज सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एज अ रिजल्ट दे आर नॉट फुली एक्सप्लॉयट देयर रेवेन्यू पोटेंशियल एंड आर नॉट मेकिंग एफर्ट ऑन देयर ओन टू इंक्रीज टैक्स कलेक्शन। अब देश क्या हो जाता है कि वहाँ पर अपडेशन क्या था कि जो टोटल जो टैक्स की अमाउंट है, ठीक है ना, टोटल जो टैक्स की अमाउंट है जो हम डिविजिबल पूल कहा जाता है, ठीक है ना, तो उसमें से क्या हो जाती है 57% क्या है ये प्रोविंसेस के पास चला जाता है, और बाकी जो डेसन क्या हो जाता है जो बच जाता है, ठीक है ना, बाकी जो बच जाता है क्या है वो 43% वो डेसन क्या है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ठीक है डियर सुन। तो ये क्या डियर सुन क्या है वो जो आपके जो प्रोविंसेस है वो मेजर रिलाइज किसके ऊपर करते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के ट्रांसफ़र के ऊपर करते हैं। ये जो क्या है टोटल टैक्स रेवेन्यू जो फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें से 57% क्या करते हैं वो सूबों के पास जाती है, और 43% क्या है वो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो इसका मेजर चंक क्या है, मेजर पोर्शन क्या है वो प्रोविंसेस को फेडरल ट्रांसफ़र की मद में क्या हो जाता है उनको सूबों को चली जाती है, जिसकी वजह से इनका इफेक्ट क्या हो जाता है, तो कि सूबे क्या हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं फेडरल ट्रांसफ़र के ऊपर क्या हो जाते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, और वो खुद अपनी तरफ से क्या होते हैं वो एफर्ट नहीं करते ताकि वो क्या करे वो अपने रेवेन्यूज़ को क्या करे वो बढ़ा सके, ठीक है। अब अगर आप देखो 18 अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है ना, वो क्या हुआ वो क्या हो गया आपका वो क्या हो गया वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। 18 अमेंडमेंट के पास आपका क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है ना, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कौन बन गया वो प्रोविंशियल सेक्टर प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, यानी प्रोविंस क्या हो जाती है उसके हवाले से कानून साजी कर सकते हैं। अब देखो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या है आपके टैक्स से क्या है वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना, वो क्या है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टैक्स ही नहीं लगता एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो डेशन कहने का मतलब ये है कि सूबे अपनी तरफ से वो कोशिश नहीं करते ताकि वो अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा सके, और वो मेजर क्या करते हैं वो फेडरल ट्रांसफ़र के ऊपर क्या करते हैं वो रिलाई कर रहे हैं, ठीक है डेशन, ठीक है। तो ये इनका क्या है एक मेजर क्या है वो एक फ्लॉ है कि वो अगर सूबे अपनी तरफ से वो कोशिश करते वो भी अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं टैक्सेस के थ्रू, तो वो क्या हो जाता सिर्फ फेडरल ट्रांसफ़र के ऊपर रिलाई ना करते तो फिर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते वो टैक्स कलेक्शन क्या होते हैं वो इंक्रीज़ होती, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन सूबे क्या कर रहे हैं वो सुस्त हैं, वो फेडरल ट्रांसफ़र के ऊपर क्या कर रहे हैं वो रिलाई कर रहे हैं, और ख़ुद क्या करते हैं वो टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
इकदाम नहीं कर रहे ताकि वो अच्छा द मेन प्रोविंसेस कंबाइंड आर जनरेटिंग लेस देन हाफ ऑफ % ऑफ GDP एज ओन रेवेन्यूज ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है ना। वो क्या कर सकते हैं, जो आपके जो सूबे हैं वो लेस देन यानी 1% से भी आपका GDP का 1% से भी कम क्या होता है, वो अपना रेवेन्यू क्या करते हैं, वो अपने तौर पर क्या करते हैं, वो जनरेट करते हैं, ठीक है ना, एज ए रेवेन्यू, ठीक है। तो मतलब क्या है कि वो ज़्यादातर क्या होता है, वो रिलाई किसके ऊपर करता है डियर स्टूडेंट्स, वो अपना रिलाई क्या करता है, वो किसके ऊपर करता है, वो फेडरल ट्रांसफ़र के ऊपर क्या करता है, वो करता है। मैंने कहा कि एक डिविजिबल पूल है, फेडरल गवर्नमेंट जितने भी टैक्स कलेक्ट करती है ना उनको डिवाइड की जाती है, ठीक है। दोस्तों 57% सूबों के पास चला जाता है, 43% फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, ठीक है। तो प्रोविंसेस इनके ऊपर क्या करते हैं, वो रिलाई करते हैं, वो अपने तौर पर टैक्स वो कुछ एफर्ट नहीं करते ताकि वो अपने टैक्स की मद में जो अपना रेवेन्यू है उनको इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। जैसे तो इसकी वजह से पाकिस्तान में क्या हो जाती है, टैक्स जो कलेक्शन क्या हो जाती है, वो कम होती है, ठीक है। तो ये भी इनका क्या है, एक मेजर रीज़न है। अब रेशन क्या आ जाते हैं, उनका सलूशन क्या है, टैक्स सिस्टम को पाकिस्तान में कैसे ठीक किया जा सकता है। अब रेशन क्या है, जो मैंने जितने भी क्या कहते हैं वो आपको रीज़न अपने सामने रखेगा ना, इनको अगर आप क्या करें, उनको अगर ठीक किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, टैक्स के मसाइल क्या हो जाते हैं, वो हल हो जाते हैं, ठीक है। आप क्या कहेंगे, आप सलूशन में ये कहेंगे कि इनका सलूशन क्या है कि पाकिस्तान को अपना टैक्स टू GDP रेशो क्या करना है, वो इन्हांस कर लेना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर क्या है, अपना क्या है, वो अपना जो टैक्स लॉज है उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए, अपना जो टैक्स कंप्लाइंस है उनको इम्प्रूव कर लेना चाहिए, और जितनी भी एग्जेम्पशन दी जाती है, कंसेशन दी जाती है, उनको हटा लेना चाहिए, ठीक है ना। और इनको जो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है उनके ऊपर कम क्या होते हैं, वो रिलाई करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि कोई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनके ऊपर क्या होता है, वो ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव होने चाहिए, यानी जितना इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ होती है उसके लास्ट टैक्स रेट भी ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। और क्या डेशन क्या होना चाहिए, और आपके जो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है वो बड़े फ्लेक्सिबल है, अगर थोड़ा सा भी आप टैक्स रेट को इंक्रीज़ करें तो आपको गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू क्या हो जाता है, वो हासिल होता है, ठीक है। तो उनको डायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ कर लेना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका जो रिलायंस है वो क्या होना चाहिए, वो डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है ना। अपना जो नेक्स्ट टैक्स जो टैक्स बेस है उनको जो नैरो है उसको वाइड कर लेना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। और जो लोगों को जो ना वो क्या है, जो अभी 2 मिलियन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना चाहिए, टैक्स नेट में क्या होना चाहिए, वो लाना चाहिए, ठीक है। आप इस सोल्यूशन में ये लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना, ये प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि जो कि टैक्स पे जो भी महीना मनी जो है ना वो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो क्या करे, वापस उनकी वेलफेयर पे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट करते वो स्पेंड कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को और पब्लिक गवर्नमेंट का जो लोगों का जो एतमाद है वो हासिल करना पड़ेगा, उनका ट्रस्ट क्या हो जाता है वो हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये सोल्यूशन को क्या करना है, वो लिखना है, लेकिन ठीक है। अब डिफरेंस क्या वाला एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में जो है ना वेल्थ टैक्स है, ठीक है ना, वो क्या था पहले था, लेकिन अब क्या है, वो वेल्थ टैक्स को रिमूव किया गया है, ठीक है, वो हटा दिया गया, ठीक है ना, वेल्थ टैक्स। तो अब क्या करना चाहिए, वेल्थ टैक्स को वापस क्या करना चाहिए, वो गवर्नमेंट को लाना चाहिए, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या होता है, उनको इनके ऊपर इम्पोज करना चाहिए वेल्थ टैक्स, ठीक है। आपकी वेल्थ के ऊपर टैक्स को लगाना चाहिए। ये किसी ज़माने में पाकिस्तान में था, लेकिन फिर इसको छोड़ दिया गया था, इनको अबेंडन कर दिया गया था, ठीक है। तो टैक्स जो वेल्थ टैक्स है उनको वापस जो है वो लाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू में क्या हो जाए, वो इजाफा हो जाए, ठीक है ना। जो टैक्स इवेजन है उनको क्या करना चाहिए, उनको ख़त्म कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यू है उनको क्या किया जा सके, उनको इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए वो अपना जो फाइलिंग कंप्लाइंस है उनको ठीक करना चाहिए, रिपोर्टिंग कंप्लाइंस है वहाँ पर जो है ना वो ऑडिट का सिस्टम कोई लगाना चाहिए, ताकि वो क्या करे, कोई अंडर रिपोर्ट ना कर सके, ठीक है ना। अच्छा सिस्टम जो है ना वो अच्छी वेल टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहिए, यूज़ कर लेना चाहिए। और पेमेंट कंप्लाइंस क्या है वो भी क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, वो अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए, उनको हैवी जो है क्या होता है उनके ऊपर वो लगाना चाहिए, पेनल्टीज़ क्या होती है वो लगानी चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर पेमेंट जो कंप्लाइंस है वो क्या है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। ये उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पेनल्टीज़ क्या होना चाहिए, इम्पोज कर लेना चाहिए, ठीक है। ये उसमें और जो आपके जो टैक्स लॉस है उनको क्या करना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट। ये सारे सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। यही आपने जो मैंने रीज़न लिखी थी यही आपके सोल्यूशन है कि FBR में जो भी वर्किंग जो उसमें ह्यूमन कैपिटल है इनको क्या करना चाहिए, वेल ट्रेन करना चाहिए, इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप करना चाहिए। और वहाँ पर क्या है, एक्सपर्ट लोगों को क्या करना चाहिए, FBR को इनके हवाले करना चाहिए, वहाँ पर एक्सपर्ट लोगों को होना चाहिए जो टैक्स के मामलात को अच्छी तरह जानते हैं, इन डेप्थ जानते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो ये जो है ना इसका जो है एक सलूशन जो है, सारे सलूशन है। फिर क्या है, पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है बड़ा कम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो उनको क्या होना चाहिए, बड़ा सिंप्लीफाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई इतना सिंपल होना चाहिए, कोई जो है ना वो ताकि उनका मनी का ज़या ना हो, टाइम का ज़या ना हो, ठीक है ना। और जो मैंने कहा है ना कि मल्टीपल सिस्टम है टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी को एट फेडरल प्रोविंशियल लेवल, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक क्या होना चाहिए, सिंगल क्या होना चाहिए, सिंगल नेशनल टैक्स पोर्टल होना चाहिए, ठीक है ना। ताकि वो सारे जो भी कंपनी है जिस प्रोविंस में ऑपरेट कर रही है ना, वो सिर्फ एक बार क्या करे, अपना टैक्स रिटर्न को फाइल करे, ठीक है। चाहे वो जिस प्रोविंस में क्या करते हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको अलग अलग ना करना पड़े हर प्रोविंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उनके पास उनका एक नेशनल टैक्स पोर्टल होना चाहिए, ताकि जो भी कंपनीज है ऑपरेट कर रही हैं वहाँ पर सिर्फ एक बार क्या करें, उनको टैक्स रिटर्न क्या करें, उनको फाइल करना पड़े, ताकि अगर जो टैक्स सिस्टम है उनको मजीद क्या किया जा सके, उनको सिंप्लीफाई बना सके और उनको मल्टीपल टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पड़े, ठीक है। तो क्या होगा, आपने टैक्स सिस्टम को बड़ा सिंप्लीफाई करना है और फिर लोगों को एजुकेट करना है, ठीक है ना। लोगों के बारे में अवेयरनेस पैदा करनी है कि टैक्स का पे करना कितना क्या वो ज़रूरी है, ठीक है। देखो, तो इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले ट्रस्ट क्या करना है, वो पहले बिल्ड करना पड़ेगा। फिर क्या, इन्हांसमेंट इन प्रोविंशियल टैक्स टू जीडीपी रेशो। अब रजिस्ट्रेशन क्या होगा, गवर्नमेंट को जो टैक्स टू जीडीपी रेशो प्रोविंशियल लेवल पे क्या होगा, उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब डेशन मैंने आपको बताया कि टोटल टैक्सेस जो भी फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना, उसमें से क्या होती है, दो हिस्सों में डिवाइड होती है। इसको डिविजिबल पूल कहा जाता है, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ठीक है। ये आइन में क्या है, 19th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर ये क्या है, तरीक़ाकार क्या है, वो वाज़ेह थे, ठीक है। अब जो 18 अमेंडमेंट हुई थी ना, तो उसके बाद इनका जो प्रोविंशियल का जो हिस्सा था वो क्या हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। और मेजॉरिटी हिस्सा क्या हो जाता है, वो इनको क्या होता है, वो चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती हैं, वो 57% क्या हो जाती है, उनके पास चला जाता है, और बाकी जो 43% क्या है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या हो जाता है, वो रह जाता है टैक्सेस का, ठीक है। देयर मेजॉरिटी प्रोविंस के पास चला जाता है। अब गवर्नमेंट अब क्या करती है, प्रोविंस क्या करते हैं, वो ज़्यादातर फेडरल ट्रांसफ़र के ऊपर क्या करते हैं, वो रिलाई करती हैं टैक्स की मद में पैसे, और इसकी वजह से वो अपने तौर पर क्या करते हैं, वो रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए, वो जो ना वो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो इकदाम नहीं करते, वो इनफ इकदाम नहीं करते, जिसकी वजह से इनफ पैसा क्या वो जनरेट हो, ठीक है ना। तो आपने सोल्यूशन में ये लिखना है कि प्रोविंशियल टैक्स जो जीडीपी रेशो है उनको इन्हांस करने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क के अंदर क्या हो, वो टैक्स जनरेशन जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर क्या किया जा सके, उनको लाया जा सके, ठीक है डियर। और मैंने एक चीज़ और चीज़ बताई थी कि मैंने सेक्टोरल इम्बेलेंसेस की मैंने बात की थी ना, सेक्टोरल इम्बेलेंसेस यानी पाकिस्तान की जो इकॉनमी की जो सेक्टर्स हैं, तो इसमें क्या है, टैक्स के हवाले से, टैक्स पेमेंट के हवाले, टैक्स कंट्रीब्यूशन के हवाले से क्या है, सेक्टोरल इम्बेलेंसेस है। मैंने क्या बताया था कि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर की 22% कंट्रीब्यूशन, लेकिन सिर्फ ये क्या होते हैं, टैक्स कितना देता है, 1.2% देता है। सर्विस सेक्टर 54% जीडीपी में इसकी कंट्रीब्यूशन है, तो ये टैक्स कितना देता है, 28% है, ठीक है। जबकि कुछ जो बाकी जो सेक्टर है वो क्या है, वो हैवली क्या है, वो टैक्स है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, वो हैवली टैक्सड है, ठीक है ना। लेकिन ये जो सेक्टर है ये क्या है, वो बिल्कुल कंट्रीब्यूशन जीडीपी के हवाले से बहुत कम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आपको ये सेक्टोरल इम्बेलेंसेस क्या होगा, वो ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, जो आपके अंडर क्या होगा, वो टैक्सड है ऐसे सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर होगी या सर्विस सेक्टर होगा, उनके ऊपर टैक्स को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर उनकी जो वहाँ से टैक्स रेवेन्यू है उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, परसेंटेज क्या होगा वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, उनसे टैक्स क्या किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके। क्योंकि जितना ज़्यादा इकनॉमिक एक्टिविटी होती है उनके हिसाब से जनाब ने टैक्स भी ज़्यादा कलेक्ट करना होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी एग्जामेशन है, ठीक है ना, एग्जामेशन जो मैंने बात की है, ठीक है ना, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रिमूव करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने क्या बताया था कि एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर जो इनकम है इसके ऊपर क्या है, वो इनकम टैक्स नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको टैक्स को लाना पड़ेगा। और पर जो मैंने बताया था कि पावरफुल लॉबीज़ है, ठीक है ना, वो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो रजिस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को, ठीक है। और ये कई लैंडलॉर्ड्स है, ठीक है ना। तो ये क्या करना पड़ेगा, उनकी जो भी मूव्स है उनको रजिस्ट करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, और आपको जो एग्रीकल्चर इनकम है उनको टैक्स नेट में क्या करना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी एग्जाम्पशन है, चाहे वो सेल टैक्स के हवाले से हो, ठीक है ना, सेल टैक्स के हवाले से हो, या फेडरल एक्साइज
फेडरल एक्साइज हो या क्या हो इनकम टैक्स हो, ठीक है ना, इनकम टैक्स हो, ये जितने भी एग्जेम्पशन है ना वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिमूव करना पड़ेगा, ताकि रेवेन्यू को क्या किया जा सके, उनको इन्हांस किया जा सके, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था कि आपका एक वेल्थ टैक्स था, ठीक है ना, ये किसी ज़माने में पाकिस्तान में हुआ करता था, ठीक है ना, लेकिन इसको अभी एबेंडन कर दिया गया है, ठीक है ना। ये मुझे याद नहीं है, पता नहीं 2002 में किया गया, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आप उसको गूगल पे ऊपर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2000 कोई 2000 में कोई इसको एबेंडन कर दिया गया है, थिंक सो, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, वापस क्या होगा, उनको लाना पड़ेगा, ठीक है ना, उनको री इनस्टेट जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, इन वेल्थ टैक्स को वापस क्या करना पड़ेगा, बहाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी इनके पास लोगों के पास वेल्थ है उनके ऊपर क्या करना चाहिए, टैक्स, वेल्थ टैक्स जो है ना वो उनके ऊपर लगना चाहिए, अब ये बहाल होना चाहिए टैक्स, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट क्या हो, वो जो टैक्स रेवेन्यू के बाद में क्या हो, उनको जो टैक्स रेवेन्यू हो वो क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए, टैक्स के बाद में जो कलेक्शन है वो क्या हो, वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जितने भी मैंने यहाँ पर जो है ना, जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं ना, बस ये क्या है आपका जो है वो सोल्यूशन है, इसी में से आपने क्या करना है, इसी को आपने क्या करना है, सोल्यूशन बनाना है। आपने यही कहना है कि टैक्स इवेजन को रिमूव करना चाहिए, तो नेट टैक्स है, सॉरी जो नैरो टैक्स बेस है उनको ब्रॉड कर लेना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर कम रिलाई करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर गवर्नमेंट को ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, वो इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है ना। और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, और जो टैक्स टू ड्यूटी रेशो है उनको इंक्रीज़ कर लेना चाहिए। ये इनके क्या डिस्टेंस क्या है, उनके क्या है कुछ जो है ना वो इनके सलूशंस है, ठीक है। तो ये मैंने बताया, टैक्स कंप्लायंस है, ठीक है ना, उनको इम्प्रूव करना चाहिए, लोगों के साथ एजुकेट जो है ना वो करना चाहिए, ठीक है ना। फिर लोगों का गवर्नमेंट का जो है ना वो लोगों का ट्रस्ट हासिल करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट हो, और वो लोग समझ सके कि जो भी हम पैसे गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो करप्शन की नज़र ना हो, बल्कि क्या हो, वो वापस हम पे क्या 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 किया जा सके, वो खर्च हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये गवर्नमेंट ने ये आवाम का जो कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो गेन करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ लोगों को एजुकेट भी करना है कि टैक्स अदा करना कितना जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और फिर इनकी अपनी इन्फोर्समेंट भी करनी है इन लेटर एंड स्पिरिट टैक्स लॉस की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है वो सोल्यूशन होगा, ये मैंने मुख्तसर सा बताया, और ये आपका बहुत अच्छा जो है वो सवाल बन सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसमें से आप जो है ना ये फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैं भी आपसे जो है ना वो फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि पाकिस्तान में जो टैक्स इशूज़ है इसके ऊपर जो है ना वो बात करें, डिस्कस करें, और उनका सोल्यूशन भी बता दें, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपने इस तरह डिस्कस करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।